सीखने की श्रृंखला में आज की जो वीडियो है क्लास 9 की चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है। इसको इसके टॉपिक को क्लियर करता हूँ मैं आपको। आप सभी मेरे साथ समझने की कोशिश करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करें। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का नाम है और जो हमारा टॉपिक है फोर्स, अगर हम कहें कि फोर्स, तो फोर्स को देखें तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि किसी मैग्नीट्यूड को अगर हम किसी बल फोर्स पावर से अगर पुश करें तो वो एक डायरेक्शन में ही पुश होगा, तो उसके लिए डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि अगर हम पुश भी करेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमें पुश करना है, पुल भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम पुल कर रहे हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डेफिनेशन में जाएं तो अ फोर्स की जो डेफिनेशन हो जाएगी अ पुश और पुल, ये पुश और पुल ही जो है वो फोर्स कहलाता है। ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स कहाँ से डेवलप होता है? फोर्स डेवलप होता है एनर्जी से। एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? एनर्जी हमें खाने से प्राप्त होती है। व्हेन वी ईट फूड देन वी got energy, and we use energy in a produce force. इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं जो कि हम डेली यूज़ भी करते हैं। जैसे अ फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी, एक रुकी हुई बॉडी को हम मूव करा सकते हैं फोर्स से। अ फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, फोर्स से हमारे पास अगर कोई चलती हुई बॉडी है तो उसको हम रोक सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, और अगर हम फोर्स से किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं तो ये कुछ इफ़ेक्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं और वो रेस्ट है और रेस्ट ही रहे, तो बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स कब होगा? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं और वो मूवमेंट की कंडीशंस में है, एक निश्चित एक फिक्स वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो अभी भी फिक्स वेलोसिटी से मूव ही कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे वो उस पर बैलेंस फोर्स है। बात समझ गए? ये बैलेंस और अनबैलेंस से ही पूरा चैप्टर है। इस बैलेंस और अनबैलेंस से ही न्यूटन के लॉ फाइंड आउट हुए, और न्यूटन ने 3 लॉ फाइंड किए हैं जो कि हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे। तो बैलेंस फोर्स फिर से सुन लीजिए। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होते हैं, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स, जो सारा जो रिजल्ट होता है सभी फोर्स का, वो एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर जो एक्ट हो रहा हो, अगर वो जीरो हो जाए तो फोर्स कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी सभी फोर्स जीरो हो रहे हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो जिस कंडीशंस में होगा उसी कंडीशंस में रहेगा। अगर वो स्टे है तो स्टे रहेगा, और मूवमेंट कर रहा होगा तो मूवमेंट ही करता रहेगा, क्योंकि उस पर जो फोर्स है वो उसका जो सम है वो जीरो हो चुका है। बैलेंस फोर्स, जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर फोर्स लग रहा है इस साइड से जिसे हम पुश कर रहे हैं, और इस पर इस साइड से इधर धकेल रहे हैं, तो ये बॉक्स इस साइड में ना धकेलने के लिए इस साइड में फ्रैक्शंस लगा रहा होगा, नीचे साइड में इसकी फ्रैक्शंस फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे साइड में ग्रेविटी से खींच रही है, ऊपर साइड में रिएक्शन, इस बॉडी के कारण जो रिएक्शन फोर्स हो रहा है, जो मास नीचे लग रहा है उसके कारण जो ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रहा है, वो ये सभी फोर्स जब मिल करके जीरो हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट स्टे ही रहता है। तो उस कंडीशन पे व्हेन ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉक्स एंड बॉक्स डज नॉट मूव, देन ऑल फोर्सेस आर बैलेंस। सभी फोर्स कैसे होंगे? बैलेंस होंगे। अनबैलेंस की कंडीशंस में क्या होगा कि इस पर ऐसे फोर्स लग जाएंगे जिसके कारण ये स्टे ना होकर के मूवमेंट कर जाए या एक साइड में खसक जाए, तो उस कंडीशंस में इसके जो फोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? अनबैलेंस होंगे। इन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is not zero and the box can move one side, the force are called unbalanced force.
व्हेन ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉक्स एंड बॉक्स मूव, देखिए आ गया, देन फोर्स आर अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस और अनबैलेंस नॉर्मली लैंग्वेज से आप इजीली समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ अ बैलेंस फोर्स एंड व्हाट इज़ अ अनबैलेंस फोर्स। अब यहाँ पे आइए, न्यूटन का जो लॉ है वो आप समझिए। न्यूटन ने कई सारे 3 लॉ दिए हैं अकॉर्डिंग इन 9th क्लास। फर्स्ट लॉ है, न्यूटन हैज़ गिव 3 लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है? और पहला लॉ ऑफ मोशन यही है कि व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, तो वो रेस्ट ही रहेगी। एंड अ बॉडी इन मोशन, अगर वो मोशन में है, विल कंटिन्यू इन मोशन, तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ही वो मूवमेंट करती रहेगी। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट करती रहेगी विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, अनलेस, करती रहेगी यद्यपि इट इज़ कंपेल्ड, अगर उसे मजबूर ना करा जाए, बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, उसको बाहरी किसी फोर्स के द्वारा उसे मजबूर ना किया जाए, टू चेंज इट्स स्टेट, उसकी अवस्था को बदलने के लिए बाहर से फोर्स लगा के उसे मजबूर ना किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो अगर रेस्ट है तो रेस्ट रहेगी, और मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी। इट स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन, बात समझ गए? तो यही लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है रेस्ट रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि उस पर कंपेल्ड कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए जो कि चेंज कर देगा उसकी स्टेट को। जो कि रेस्ट है तो रेस्ट को चेंज कर देगा, रेस्ट है तो उसे मोशन में ला देगा, और अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला देगा। तो इस कंडीशंस में वो उसकी स्टेज चेंज हो जाएगी अगर कोई बाहरी फोर्स उस पर लग रहा हो। नहीं लगेगा कोई बाहरी फोर्स तो वो क्या होगा, उसी स्टेज में बनी रहेगी। इनर्शिया भी इसी फॉर्म पर काम करता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसी पर काम करता है। इनर्शिया क्या होती है? टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट है तो उसकी टेंडेंसी रेस्ट करने की बन जाएगी, यही इनर्शिया है। या मूवमेंट की कंडीशंस में है कंटिन्यू, तो वो मूवमेंट ही करता रहेगा एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये इनर्शिया कहलाती है। इनर्शिया का मतलब होता है उसकी टेंडेंसी। और इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, द इनर्शिया इज अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास, यानी मास, अगर हम मास उसका निकाल लें तो जितना मास है वो मास ही उसका इनर्शिया है, क्योंकि वो मास के कारण ही अपनी टेंडेंसी बनाए रखेगा। अगर उसकी मास जो है ज़्यादा है और वो स्टे है रेस्ट है तो उसकी टेंडेंसी ज़्यादा रुकने में होगी। और अगर उसका मास ज़्यादा है और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करता रहेगा, और ये इसकी टेंडेंसी और ज़्यादा हो जाएगी और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करता रहेगा। मास कम होगा तो ईज़िली उसकी जो टेंडेंसी वो टूट सकती है ईज़िली, लेकिन मास ज़्यादा होगा तो उसकी टेंडेंसी टूटेगी नहीं, उसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जिस तो जाके उसकी टेंडेंसी डैमेज होगी। यानी अगर हम इनर्शिया फाइंड आउट कर लें तो जितना इनर्शिया होता है वही उसका मास होता है। अगला है मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डिपेंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। बच्चों मोमेंटम क्या होता है? अगर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हमें फाइंड करने के लिए पी से डिनोट करते हैं, और इस मास और वेलोसिटी की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम फाइंड होता है। तो मोमेंटम इसलिए आपने यहाँ पे टॉपिक लिया है क्योंकि अगले स्टेप में हमें मोमेंटम से इसका नेक्स्ट जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने मोमेंटम यहाँ पे क्लियर कर दिया शॉर्ट में। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट यूनिट्स किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम है कुछ यहाँ पे एक मोमेंटम फाइंड करना है, आप देख पाएंगे इजीली फाइंड कर लेंगे। मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास की जगह 2, वेलोसिटी की जगह 75 जो दे रखा है, और सॉरी वेलोसिटी आपका 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 रख देंगे, और मास की जगह 75 रख करके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
अगला है न्यूटन सेकंड लॉ, इसीलिए मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम की जरूरत है। न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यही सेकंड लॉ है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन ने ये कहा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब होता है जब मोमेंटम, चेंजिंग मोमेंटम को टाइम से रिलेट करते हैं तो उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो आप बोलेंगे क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे ही तो लिखेंगे, फोर्स प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। जो ये भाषा यहाँ पे लिखी है वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक फिगर से आप समझिए, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मास एम का है और यहाँ पे पहुँच गया मास एम का, वही यहाँ से यहाँ पहुँच गया इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज मोमेंटम है वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो मोमेंटम हो जाएगा एम यू और यहाँ पे जो मोमेंटम हो जाएगा एम वी। तो चेंज मोमेंटम निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे, तो एम वी माइनस एम यू और अपॉन टाइम से इसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ टाइम टेकन है। तो चेंज मोमेंटम ये लिख दिया और नीचे टाइम टेकन है टी, यहाँ से यहाँ तक आने में टी समय लगा तो नीचे टी लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों। एफ प्रोपोर्शनल एम ब्रैकेट में, एम बाहर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा वी और यहाँ पे बचा यू, नीचे टी। बाई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो वी बराबर यू प्लस ए टी, इसको इधर ले आएंगे तो वी माइनस यू इक्वल टू ए टी एंड ए इक्वल टू ये टी इसके नीचे आ जाएगा एंड ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये टी जो है इसके नीचे आ जाएगा। अब ये वी माइनस यू अपॉन टी की जगह ए रख सकते हैं क्योंकि ए है। तो एफ प्रोपोर्शनल एम, और चूँकि ये जो हमारा इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन में जब हमने ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी तो ये वी माइनस यू अपॉन टी की जगह हम इतने पूरे की जगह ए लिख सकते हैं, तो ए लिख दिया। तो एफ प्रोपोर्शनल एम और यहाँ पे ए लिख दिया। तो एफ इक्वल टू, अब इस प्रोपोर्शनल को इक्वल टू कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देते हैं विच इज़ अ के। तो एफ इक्वल टू के एम इंटू ए, दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स इन विच के इज़ अ कांस्टेंट। लेट के की अगर वैल्यू हम यूनिट मान के चलें, के इज़ अ 1, देन एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये एक आपका फार्मूला जनरेट हो गया विच इज़ द हाउ कैन यू फाइंड फोर्स व्हेन यू हैव मास एंड एक्सेलरेशन। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज ए न्यूटन एंड, या हम ऐसा भी कह सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन और कर सकता है बट डिफाइंड 1 न्यूटन फोर्स। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे 1 न्यूटन फोर्स? तो बच्चों 1 न्यूटन फोर्स हाउ कैन यू फाइंड, फोर्स और 1 कैसे प्राप्त करेंगे जब मास 1 हो जाए और एक्सेलरेशन 1 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे व्हेन अ बॉडी मास 1 kg प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन फोर्स विल बी 1 न्यूटन। आ गया 1 न्यूटन। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, सीधे फार्मूला वही एम इंटू ए लगा करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए व्हेन फोर्स would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम का एक बॉल है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है, तो फोर्स फाइंड करना है। व्हाट नीडेड टू प्रोड्यूस फोर्स एन एक्सेलरेशन, फोर्स, आपको फोर्स फाइंड करना है। तो सिंपल सा फार्मूला आप लगा देंगे एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एम की जगह 6, ए की जगह 4, सॉल्व कर लेंगे। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन ले लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, 12 न्यूटन का फोर्स है exerted on an object of mass 3 kg। तो 3 kg के मास पर आपको 12 न्यूटन का फोर्स डेवलप हो रहा है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सिंपल सा फार्मूला एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एफ की जगह 12, एम की जगह 3 और ए फाइंड करना है, तो सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा। थर्ड वाले में भी आपको ऐसे करना है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट to a car a velocity of 30 meter per second
in 10 seconds starting from rest. The mass of the car is 1500 kg. कैलकुलेट करना है फोर्स, आपको फोर्स निकालना है बच्चों। एक कार पर लग रहा है और कार की जो वेलोसिटी वो 30 मीटर पर सेकेंड है इन 10 सेकेंड में, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से स्टार्टिंग में, यानी यानी रेस्ट से स्टार्टिंग में 10 सेकेंड लगता है। रेस्ट है फिर स्टार्टिंग हो गया तो 30 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी। यानी आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा समझने वाली बात है कि एक यहाँ पे कार है वो रेस्ट में है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पे अभी u इक्वल टू 0, ठीक हो गया। और यहाँ से जब वो यहाँ पे पहुँची तो 10 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे जब पहुँची तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी, वो दे रखी है v 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब आपको क्या करना है कि फोर्स निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे u और v तो दे रखा है, टाइम दे रखा है, बट इफ़ यू वांट, और मास भी दे रखा है m इक्वल टू 1500 kg। तो मास तो दे रखा है लेकिन आपको एक्सेलरेशन नहीं मालूम है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी, एंड v की जगह 30 रख देंगे, u 0 है, a आपको फाइंड करना है और t 10 सेकेंड में रख देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो a आपका आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a निकल गया, आपको फोर्स फाइंड करना है, और फोर्स इक्वल टू आपको मालूम है एक मोशन के सेकेंड लॉ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, तो F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो F इक्वल टू एम की जगह 1500 इंटू ए अभी आप फाइंड आउट किए 3, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4500 न्यूटन का फोर्स जो होगा उस पर एग्जर्ट होगा, लगेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ है बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हो ना तो वो भी खींचता है, यही थर्ड लॉ है। यानी एक्शन एंड रिएक्शन होता है, इसी को थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो आप देखिए, अगर आप मेज़रमेंट करने वाले दो ये मीटर लेंगे और दोनों को आपस में फंसा लेंगे, तो ये वेट फाइंड आउट करने वाला है। जब इसे खींचेंगे तो जितना इसमें रीडिंग आएगा फिर उतना ही रीडिंग इधर भी आएगा। यानी व्हेन अ बॉडी exerts a force on a wall, the wall exerts an equals and opposite force on the body। यानी अगर हम किसी दीवार पर खड़े हैं और धक्का मारे दीवार को, तो दीवार भी हमें धक्का मारती है पीछे की तरफ। जैसे मान लीजिए हमने स्केट पहन रखा है और हमें दीवार को धक्का मारे, तो दीवार भी धक्का मारेगी तो हम पीछे चले जाएंगे। तो सो वेन एवर वन बॉडी exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. To every actions there is an equal and opposite reaction। आप चाहे तो इतना भी लिख दीजिए। तो दिस इज अ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये बताया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट उतना ही एक्शन करेगा जितना कि आप उस पर एक्शन करेंगे, तो वो उतना ही रिएक्शन करेगा। यानी वो कोई ऑब्जेक्ट उतना ही रिएक्शन करेगा जितना आप उस पर एक्शन करेंगे। एक्शन और रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हैं। हाउ टू वी वॉल्क, हम चलते कैसे हैं। जब चलते हैं तो हम ज़मीन पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स ज़मीन भी हमें उतना ही फोर्स लगा के आगे धकेल देती है, तो हमारे स्टेप आगे बढ़ते हैं। वाई टू गन रिकॉल, किस तरह से बंदूक जो है जब चलती है तो बैक होती है, जितनी तेज़ी से गोली उसमें आगे फारवर्ड होती है उतनी तेज़ी से बंदूक बैक की तरफ फारवर्ड होती है। द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स, जेट और एरोप्लेन जो हैं ये किस तरह से फ्लाइंग करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। जितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से उनमें का ईंधन पीछे की तरफ निकलता है, तो ये आगे की तरफ तेज़ी से फ्लाइंग करते हैं। द केस ऑफ अ बोट एंड द शिप, बोट और शिप किस तरह से आगे बढ़ते हैं ये भी आप देख सकते हैं। अ केस ऑफ होस पाइप, जो तेज़ी से पानी फ्लो करता है, अगर उसमें
उसे पकड़ के नहीं रखेंगे तो पानी जितनी तेज़ी से निकलता है उतनी तेज़ी से पाइप मूवमेंट करता है। केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, जो हॉर्स होता है वो किस तरह से तांगा गाड़ी को खींचता है, ये भी एक्शन और रिएक्शन पर डिपेंड करता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जब दो बॉडीज़ आपस में मूवमेंट करती हैं तो मूवमेंट से पहले मोमेंटम और जब वो मूवमेंट करते करते आपस में टकरा जाती हैं और उनकी जो वेलोसिटी है उसमें डिफर आ जाता है, तब उसके बाद जो मोमेंटम होता है वो दोनों, यानी कोलाइजन से पहले और कोलाइजन के बाद जो मोमेंटम होता है वो सेम होता है। तो मोमेंटम फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलाइजन इज़ द सेम। यानी अगर दो बॉडी हैं वो टक्कर से पहले उनका मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम वो हमेशा सेम रहता है। यही कंजर्वेशन संरक्षण ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम का कंजर्वेशन है। चैप्टर के जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का जो चैप्टर था उसके जो बेसिक टॉपिक्स थे वो मैंने लिख दिए, मैंने आपको समझा दिया और लिखा भी है यहाँ पे। आप बच्चों अच्छी तरीके से इसे पढ़ लीजिए, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इसे 2-4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो अभी आधे घंटे में हमने पूरा चैप्टर का नोट्स लगभग कंप्लीट कर लिया और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, आपके कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर। इसी के बाद जो हमारा है ग्रेविटेशन, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ग्रेविटेशन में बच्चों यहाँ पे ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन। बच्चों दो बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशन होता है, जो अट्रैक्शन होता है वही ग्रेविटेशन होता है। ग्रेविटेशन मतलब होता है खींचना अपनी तरफ। अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन। अभी ग्रेविटेशन को हम फोर्स भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक दूसरे को खींचने का जो फोर्स होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। एवरी बॉडी इन द इनवर्स अट्रैक्ट्स, ये इन्वर्सन लॉ जो है वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। बच्चों ये यूनिवर्सल लॉ है और आपको ये याद रखना है। इसी डेफिनेशन से नीचे ये दोनों लाइन बनेगी, ध्यान से सुनो। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। मान लो ये दो बॉडियाँ हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? विथ अ फोर्स विथ अ डायरेक्ट। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, यानी एफ जो इनके बीच का लगने वाला फोर्स है एफ, वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट के। तो कर दिया, पहली लाइन ही होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और इन दोनों के बीच की दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो आर है, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है वो प्रोपोर्शनल होगा इन्वर्सली 1/r²। इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो F इक्वल टू m1 m2/r²। ये ऊपर का ऊपर हो जाएगा, ये नीचे का नीचे। अभी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक जी लगा देंगे विच इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यही आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी F इक्वल टू g m1 m2/r²। यानी दो बॉडी के बीच में हाउ कैन यू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स? G is a gravitational constant which unit is a न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। याद रखिएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। फिर इसमें एक चीज़ और ही आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। बच्चों ये पूछ लेता है, प्रॉब्लम है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg मास। बच्चों अब इसे कैसे करना है ये समझ लीजिए। एक बॉल है, ये छोटी सी बॉल है जिसका मास 1 kg है, और ये जो बड़ी सी बॉल है दिस इज़ आवर अर्थ।
तो इसका मास एम ई और इसका जो रेडियस है वही बीच की दूरी हो गई, तो आर ए। अब ये जो वैल्यू है ये सब दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ ये सब दे रखा है। जी की वैल्यू आपको ऊपर मालूम ही थी। अब आपको इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो हमें मालूम है F=gm इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे एक एम हमारा ये है और दूसरा एम अर्थ है एम ई, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी, इसलिए हमने आर ई लिख दिया। अब इनकी सारी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 9.8 न्यूटन। यानी जब हमारे पास कोई बॉल 1 kg का हो और अर्थ उससे अर्थ पर हो तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। बच्चों अगर कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन की बात करें तो कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्मॉल जी है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ना, गुरुत्वीय त्वरण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, तो F इक्वल टू जी एम इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए कि अगर एक, जैसे ऊपर वो फिगर बना था यहाँ भी बन गया, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और एक अर्थ है, तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जी एम इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यानी एक एम ये और दूसरा अर्थ हमारी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ये हो गया F। और एक चीज़ याद रखना है कि हमें बाय लॉ ऑफ सेकेंड F इक्वल टू एम इंटू ए, लेकिन जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ पे जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन produced by the earth is known as the acceleration due to gravity is known as a इक्वल टू जी। यानी ए की जगह हम जी पुट कर देंगे, यानी F इक्वल टू एम इंटू जी। अब ये F इक्वल टू एम इंटू जी को हम अपने इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे F की जगह एम इंटू जी पुट कर देंगे, यानी एम इंटू जी यहाँ पर रख देंगे और ये हो जाएगा जी एम इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे वो जो m था और यहाँ पे वो जो m था ये दोनों सेम है, ये m से ये m कैंसिल हो गया, यानी g इक्वल टू एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, तो आपने देखा जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण g है ना, वो कभी भी उस m है ही नहीं इसमें, यानी किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है गुरुत्वीय त्वरण। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे बहुत भारी है तो उसमें लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण और बहुत हल्का है उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण हमेशा सेम रहेगा। यानी गुरुत्वीय त्वरण में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, सेम ही रहेगा। क्योंकि इस फार्मूले से हमें पता चल गया कि उस अर्थ के मास के अलावा जो दूसरा मास होता है उस मास का तो इस फार्मूले में जगह ही नहीं है। यानी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट मास, ओनली डिपेंड ऑन अर्थ मास। ओके, तो जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो जी की वैल्यू आ गई 9.8। ये भी आपका कैपिटल जी की वैल्यू मालूम है आपको, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू मालूम है आपको, रेडियस ऑफ अर्थ मालूम है आपको। ये सब रख करके जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करना भी एक मैथमेटिकली प्रॉब्लम है जिसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने पावर का खेल समझ रखा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ग्रेविटी नॉट डिपेंड ऑन बॉडी मास मैंने लिख दी थी यहाँ पे। इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर फ्रीली फेलिंग बॉडीज, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिर रहा हो या ऊपर की ओर मोशन कर रहा हो तो उस कंडीशन में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं ना बच्चों, वो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे ए जी में कन्वर्ट हो जाता है ये थोड़ा सा। जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कब, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो। तो ऊपर से नीचे गिर रहा हो तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट कर रहा है, तो उस कंडीशन में ए हमारा जी हो जाएगा। व्हेन अ बॉडी इज़ फेलिंग डाउनवर्ड देन ए इक्वल टू जी, एंड एस जब ऊपर से नीचे गिरता है तो हमें एस की जगह हम एच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, तो आप चाहें तो एस की जगह एच भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एच लिख सकते हैं एस की जगह, यहाँ पे भी एच कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे आप लिख दीजिए एस इक्वल टू आल्सो एच। तो व्हेन अ बॉडी, हालांकि आप इसको यहाँ से एस लेकर के भी चल सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन होता है तो उस कंडीशंस में हाइट होती है और डिस्टेंस को हम सब एस ना लिख करके एच कर लेते हैं, तो ईज़िली हमारे को सॉल्व करने में इक्वेशन आसानी हो जाएगी। तो हमें इन इक्वेशंस में जब ऊपर से नीचे करता है तो उस कंडीशन में v बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा एंड h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g एस की जगह h कर लेंगे। तो इस तरह से व्हेन बॉडी ऑब्जेक्ट ऊपर साइड में जा रहा है तो ग्रेविटी के अपोजिट हो रहा है, उस कंडीशन में ए हमारा माइनस जी हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला है v बराबर यू प्लस जी टी एंड h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर यू माइनस जी टू जी एच। इस तरह से हमारे इक्वेशन थोड़े चेंज हो जाएंगे, इसको समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, इसी पर डिपेंड करता है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, इट गोज थ्रोन थ्रो अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी टू द बॉल एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। आपको टाइम भी निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी भी निकालनी है। तो मान लीजिए अगर एक बॉल एक हाथ में है और उसे थ्रो कर दिया आपने, तो जो हाथ से थ्रो किया वो आपको वेलोसिटी निकालनी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी यू फाइंड करनी है। और एक हाइट पर जा कर के बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वहाँ पे वी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाइट दे रखा है आपको 19.6 मीटर। तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिससे कि इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगी। तो उसके लिए इक्वेशन थर्ड मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh या एस जो भी है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब वी की जगह चूँकि ऊपर जाकर के वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो हाँ जीरो, एंड यू स्क्वायर माइनस 2 इन जी की जगह 9.8 और एच हमारा 19.6 दे रखा है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक अमाउंट इधर आ जाएगा, तो वी यू स्क्वायर इक्वल टू बच्चों इन दोनों की गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 हो जाएगा, और ऑलरेडी 19.6 ये दो हो गए। अब यू स्क्वायर यानी जब ये इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और हमें मालूम है अंडर रूट में जब दो ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो एक आउट हो जाता है। तो 19.6 यानी यू हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। यू फाइंड आउट हो गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इसमें टाइम भी निकालना है, तो यू मालूम है, वी मालूम है, आपको ए मालूम है, आपको हाइट सॉरी एच मालूम है। तो अब आपको टी निकालने के लिए आप मोशन का फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि बॉल ऊपर साइड जा रही है तो वी बराबर यू माइनस जी टी, यू आपका जीरो सॉरी वी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अप साइड ऊपर साइड पे वी जीरो है। यू आप निकाल चुके हैं यहाँ पे 19.6 रख देंगे, माइनस जी की वैल्यू 9.8 होती है जो कि गिवन है क्वेश्चन में यहाँ पे। तो जी की वैल्यू रख दिया एन टी। अब ये आपका इधर आ जाएगा, यानी ये 9। अब ये इसके नीचे आ जाएगा, जब इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ठीक होगी क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा एक दो बार समझेंगे समझ जाएंगे। फ्री फैल क्या होता है बच्चों, फ्री फैल द फैलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर गिरती है तो इससे हम क्या कहते हैं, फ्री फैल। ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अर्थ पर गिरती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री फैल। मास, मास क्या होता है, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। और मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट ऑफ मास इज अ किलोग्राम, किलोग्राम से यूनिट लेते हैं। एक डेफिनेशन और है, मास ऑफ अ बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इनर्सिया, यानी अगर उसकी इनर्सिया मेजर कर लें तो वही उसका मास है, यानी जितना उसका इनर्सिया होगा उतना ही उसका मास होगा ऑफ द बॉडी। वेट क्या होता है बच्चों, वेट, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स विथ विच इट इज़ अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेंटर, यानी अगर हम किसी अर्थ पर खड़े हैं तो जितना हमारा जो भार है वही अर्थ को जो लग रहा है वही जो भार है वो फोर्स के रूप में काम करेगा, यानी F इक्वल टू M इंटू ए, और ए इज़ ए कन्वर्ट इंटू जी
when on a earth, then F equal to m into g, the force is attract the earth। और ये जो फोर्स है यही फोर्स हमारे को अर्थ पे भार की तरह काम करेगा, वेट। यानी इस फोर्स को ही हम क्या करेंगे, W इक्वल टू एम इंटू जी। और इस W और इस फोर्स दोनों की क्वांटिटी सेम ही होगी, क्योंकि इसका यूनिट दोनों का न्यूटन होगा। तो यूनिट ऑफ वेट आल्सो इक्वल टू एज अ फोर्स विच इज़ अ न्यूटन एन। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। आप इनको रिवीजन करिए, बहुत अच्छे से याद करिए। आज मैंने थोड़े से देर में दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, एक बार आपके साथ पढ़ लिया। आप अगर आधा एक घंटा बैठ के पढ़ लेंगे तो सब कुछ ईजिली आपको याद हो जाएगा। वीडियो कैसे लगी बच्चों, इसको ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।